Good evening, all. Today I have brought you a new lecture CRPC 125 to 128, which deals about maintenance of wife, children and parent. आज हम आपके लिए सेक्शन 125 टू सेक्शन 128 लेकर आए हैं, जो सीआरपीसी की धारा मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट के बारे में बताता है। सेक्शन 125 टू 128 शुरू करने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि यह धारा को बनाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा। इसके पीछे दो केस लॉ है, उसके द्वारा हम समझेंगे कि इस धारा का क्या स्कोप रहा हो, क्या हिस्ट्री है इसमें हम इसके बारे में जानेंगे। तो सेक्शन 125 टू 128 में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या यह सभी धर्मों पर लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नानक चंद वर्सेस चंद्रकिशोर अग्रवाल 1969 में अपना एक जजमेंट दिया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि सेक्शन 125 टू 128 ये धारा क्रिमिनल लॉ से संबंधित है और क्रिमिनल लॉ का पर्सनल लॉ से कोई लेना देना नहीं होता, तो यह सभी धर्मों पर लागू होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला आया, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। 1985 में ये फैसला आया। चूँकि मोहम्मद अहमद खान इंदौर के एक बहुत बड़े वकील थे और उनकी पत्नी शाहबानो बेगम 5 बच्चों की मां थी। 1975 में शादी के 43 ईयर्स बाद मोहम्मद अहमद खान ने अपनी पत्नी शाहबानो बेगम को 5 बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया और कभी कभी बच्चों की परवरिश के लिए मोहम्मद अहमद खान ने गुजारा भत्ता के रूप में कुछ रकम शाहबानो बेगम को देते रहे। कभी कभी 1978 में विवाद इतना बड़ा हो गया कि मोहम्मद अहमद खान ने ट्रिपल तलाक देकर शाहबानो बेगम से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसके बाद शाहबानो बेगम ने गुजारा भत्ता पाने के लिए कानून का सहारा अपनाया। चूँकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 1985 में अपना फैसला सुनाया और फैसला शाहबानो के हक में दिया। इस केस में बहुत सारे प्रोविज़न का इंटरप्रिटेशन किया गया और मुस्लिम लॉ बोर्ड का कहना था इस केस में कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इद्दत तक है। एक जगह तो वो ये कहते थे कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार, गुजारा भत्ता पाने का अधिकार जो है वो सिर्फ इद्दत तक है, और दूसरी तरफ ये भी कहते थे मुस्लिम बोर्ड कि मुस्लिम महिलाओं को पूर्ण रूप से मेंटेन देने का अधिकार है। चूँकि यह मामला महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला शाहबानो बेगम के फेवर में दिया और मोहम्मद अहमद खान को 500 रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता के रूप में देने का आदेश दिया। उस समय 500 रुपये बहुत हुआ करते थे। इस फैसले को ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम बोर्ड ने शाहबानो के केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जोरों शोरों से विरोध किया गया। मुस्लिम बोर्ड ने इस फैसले को जोरों शोरों से विरोध करना शुरू किया। बाद में 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एक नई एक्ट लेकर आई जिसका नाम था मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डिवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट को लाया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया। इस एक्ट के सेक्शन 31A और सेक्शन 31B में यह कहा गया कि महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार सिर्फ इद्दत तक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1985 में शाहबानो के बेगम में फैसला सुनाया, उसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एक नई एक्ट लेकर आई जिसका नाम था मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डिवोर्स 1986। इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट के अंदर 31A एंड 31B में यह कहा गया
कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इद्दत तक ही है। अनफॉर्चुनेटली इस एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, डैनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो बेगम के फैसलों को भी तर्क किया और मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन एक्ट एंड राइट डिवोर्स को भी प्रोटेक्शन किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डिवोर्स एक्ट में यह कहा गया कि महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार सिर्फ इद्दत तक है, सिर्फ यही कहा गया, यह नहीं कहा गया कि उसके बाद का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, डैनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि जो 1986 में जो एक्ट लेकर आई थी राजीव गांधी की सरकार, उसमें यह कहा गया था कि महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार सिर्फ इद्दत तक है। ये नहीं कहा गया कि उसके बाद नहीं देना है, ये कहा गया इद्दत तक है। तो इसी बात को इंटरप्रिटेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि अब जो इद्दत की बाद की जो भी मेंटेनेंस, लाइफ टाइम मेंटेनेंस है, वो आपको इद्दत से पहले ही दे देना है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डैनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि मेंटेनेंस जो इद्दत तक है, पहले वाले एक्ट में कहा गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि इद्दत के बाद नहीं देना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इद्दत के बाद की जो फ्यूचर मेंटेनेंस है वो आपको इद्दत से पहले दे देना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो ये डैनियल लतीफ़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया शाहबानो केस से भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस था और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये फैसला का रेफरेंस हम आज तक देते हैं। उसके बाद कुछ प्रोविज़न आई जो कि इस प्रकार है। तो सीआरपीसी 125 to 128 में कुछ क्रिमिनल प्रोविज़न्स है जो कि इस प्रकार है। इसमें महत्वपूर्ण 3 प्रोविज़न हैं जो कि डील करता है। इसमें सबसे बड़ा प्रोविज़न ये है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट टू मेंटेन हर डॉटर अनटिल सी गेट मैरिड। मतलब डॉटर की जब तक की शादी नहीं हो जाती तब तक ये पेरेंट की जिम्मेदारी है कि उसकी मेंटेन को पूरा करें। दूसरा प्रोविज़न ये कहता है कि एक्सपेंसेस विल बी रीजनेबल, यानी जो भी एक्सपेंसेस होगी वो रीजनेबल होगी। रेजिडेंशियल्स हो सकती है, फूड हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, बच्चे की शादी के लिए भी रीजनेबल एक्सपेंस हो सकते हैं। तीसरा इसमें प्रोविज़न ये है कि जब तक मुकदमे की डिस्पोजल नहीं हो जाती, जब तक मुकदमे का जजमेंट नहीं हो जाता, तब तक आपको इंटरिम मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इससे कुछ एक्सेप्शनल क्लॉज भी है जो कि इस प्रकार है कि यदि पत्नी एडल्ट्री में है तो मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं है, और यदि पत्नी मैट्रिमोनियल होम छोड़कर बिना किसी कारण का घर छोड़कर, पति का घर छोड़कर चली जाती है तो भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार नहीं है। तीसरा, यदि पत्नी माइनर हो या मेजर, यदि शादी जो माइनर में ही शादी हो जाती है तो भी पत्नी को मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। बहुत सारे जजमेंट में इसमें कहा गया है। और यदि किसी पेरेंट के पुत्र नहीं है तो शादीशुदा पुत्री से भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार है पेरेंट्स को। अब आते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैलकुलेशन। चूँकि ये डिस्क्रिमिनरी पावर होता है मजिस्ट्रेट का, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बट बहुत सारे केसेस को एनालिसिस किया गया तो उसमें पाया गया कि यदि पति की सैलरी का जो बेसिक सैलरी हो वो 50% छोड़कर 50% वो अपने पास रखेगा, बेसिक सैलरी का 50%, जो भी कैलकुलेशंस होगी वो बेसिक सैलरी पर होगी। जो टीए एचआरए वो जो देता वो तो उसको मिलेगा, वो तो उसको खर्चा ही उसका। उसके जो मेंटेनेंस पत्नी का होगा वो बेसिक सैलरी से ही कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी बेसिक सैलरी हो उसका 50% छोड़कर 50% में पत्नी, बच्चे और पेरेंट्स होंगे।
इन लोगों को डिवीज़न किया जाएगा। हो सकता है 30% हो जाएगा 20% हो जाए। ये डिस्क्रिमिनरी पावर है मजिस्ट्रेट का। तो ये मजिस्ट्रेट ही जो भी हस्बैंड का सिचुएशंस होता है, उस सर्कमटेंसेस होते हैं, उस विचार करके वो डिसाइड करते हैं 50% सैलरी पे, बेसिक सैलरी का 50%। अब प्रश्न ये है कि यदि पत्नी ऑलरेडी जॉब में है तो क्या वो गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि मान लीजिए आपके पति टीचर है, तो टीचर रहते हुए जो पत्नी का अधिकार है, जिस तरह की स्टेटस टीचर रहते हुए, यानी जब भी एक साथ रहते वो टीचर्स, अगर पति टीचर्स है तो जो भी उस समय पति की जो भी स्थिति रही होगी, यानी इसको इस तरह से समझें कि मान लीजिए अभी आपकी पति टीचर है, तो टीचर होते हुए पत्नी की जो भी स्टेटस मेंटेन करते हैं, तो सेम स्टेटस पत्नी को डिवोर्स के बाद ही उसी स्टेटस में रखना पड़ेगा। उसी स्टेटस की में शादी के डिवोर्स के बाद भी आपको उस तरह का मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे वो साथ रहे या ना रहे। मेंटेनेंस आपको जो टीचर वाली है वही देनी पड़ेगी। यदि आप टीचर से आप डॉक्टर हो जाते हैं, तो अगर पत्नी डॉक्टर के साथ रहती तो जो भी स्टेटस मेंटेन करते पति डॉक्टर के रहते हुए, तो वही मेंटेनेंस आपको डिवोर्स के बाद देना पड़ेगा। यानी समय समय पर इसकी रिवीजन हो सकती है। आपकी अगर सैलरी बढ़ती है तो उस हिसाब से आप मेंटेनेंस भी आपकी बढ़ेगी, वो समय समय पर रिवीजन होगी। अगर आपकी स्टेटस नीचे हो जाती है तो मेंटेनेंस भी कम की जा सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी मैं इंजीनियर हूँ और हमारी पत्नी इंजीनियर के रहते हुए जो भी स्टेटस मेंटेन कर रही है, तो डिवोर्स के बाद भी यही स्टेटस मेंटेन करेगी, चाहे उसकी सैलरी, चाहे वो जॉब कर रही हो चाहे वो नॉन जॉब। अगर जॉब कर रही है तो अगर वो इस योग्य है कि वो इंजीनियर की पत्नी रहते हुए भी वो जो स्टेटस मेंटेन उसके सैलरी से हो सकती है, और जो इंजीनियर की के साथ रह सकती थी वो स्टेटस सिमिलर है, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और उससे नीचे है तो उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, बराबर करने की कोशिश की जाएगी। यही एक कैलकुलेशन बहुत सारे केसेस में देखा गया है। क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर होती, तो कुछ और कोई केस लॉ नहीं है और कोई प्रोविज़न नहीं है कि इतना देना है। तो इसकी एनालिसिस जो होती है पति की जो वेल्थ है और उसकी सिचुएशन से, उसकी सैलरी से डिपेंड करती है। मेन जो स्टेटस है पति की जो स्टेटस है, जो साथ रह के पति के जो भी स्टेटस मेंटेन करता, वही स्टेटस वो डिवोर्स के बाद ले सकती है। अगर वो डॉक्टर की पत्नी है तो डॉक्टर की वाली स्टेटस वो रखेगी। अगर उसके पास जॉब है 10,000 की, तो भी, और डॉक्टर की जो जॉब है 50,000 की, तो उसको डॉक्टर की पत्नी रहते हुए जो भी उसकी स्टेटस मेंटेन करता है, बाकी की वो पत्नी जो भी जॉब कर रही है, मान लीजिए कि अभी 10,000 की जॉब कर रही है और पति की सैलरी है 50,000 रुपये एज ए डॉक्टर, तो उसको बराबर उसको इसकी स्टेटस को बराबर करने की कोशिश किया जाएगा और उसको कुछ कंपनसेट करके उसको बराबर करने की, पत्नी को की स्टेटस को बराबर करने की कोशिश की जाएगी। यह एक कोई सेट ऑफ लॉ नहीं है, बट ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है। ये हमारी एक एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस है। सो थैंक यू।